मेरी आज की स्टोरी एब्सोल्युटली क्लासिक वन। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे और एंड तक पहुंचेंगे और एंड में जो आपको ट्विस्ट मिलेगा वो लिटरली आप में से किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट उससे पहले हम सभी प्लान बना रहे हैं जंगल में कैंपिंग करने का और अपने साथ बैग के अंदर इस लाइक बटन को भी पैक कर लें। लेकिन जंगल में पहुंचकर लाइक बटन को बैग से निकाले ही नहीं, इसको वहीं पड़ा रहने दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। अब की बार फिर से एम है 30,000 लाइक्स का, जल्दी से पूरा कर दें। लेट्स डाइव इन। इस अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के मिशिगन में जाना पड़ेगा और दिन था 17 अक्टूबर 2019 का, जब 44 साल की एडा क्विंटल नाम की महिला जंगल में बने हुए अपने कैबिन से बाहर निकली। ये यहाँ पर अकेली नहीं थी, इसके साथ इसका डॉग भी था। सो एडा का प्लान था कि वो डॉग को भी बाहर वॉक के लिए लेकर जाएगी और 2-4 सुट्टे भी फूकाएगी। असल में जिस कैबिन के अंदर एडा रह रही थी पिछले कुछ दिनों से, ये इसका फैमिली कैबिन है। मतलब कि जब भी इसकी पूरे परिवार को टाइम मिलता वो जंगल में आकर इस कैबिन के अंदर अपनी कैंपिंग वगैरह करते, थोड़ा टाइम यहाँ पर बिता जाते। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड कैबिन जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ, आसपास इसके जंगली इलाके के अलावा और कुछ भी नहीं, कोई आसपास छोटा मोटा कोई और घर नहीं। सिर्फ आसपास होंगे या तो जंगली जानवर या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे। एडा को अपने इस जंगल वाले कैबिन के अंदर टाइम बिताना बहुत बहुत ज्यादा पसंद। वो ज्यादातर टाइम शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर अपने कुत्ते के साथ अपने इस कैबिन में आकर रहने लग जाती। और अब की बार एडा का यहाँ पर आना एक मकसद के साथ था। असल में कुछ दिनों पहले जब वो शहर के अंदर रह रही थी अपने फैमिली के साथ, उस टाइम पर एक अनजान आदमी ने एडा के ऊपर हमला किया था, जिसमें एडा के साथ उसने हाथापाई करी। इसमें एडा की नाक भी टूट गई और इन चीजों से एडा को ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उसको ये चीज पसंद नहीं, उसको अब अकेला रहना पसंद। इसलिए वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, कुछ दिन टाइम अच्छे से बिताने के लिए वो अपने इस जंगल वाले कैबिन के अंदर आकर रहने लगी थी। एडा के माइंड में पिछले कुछ दिनों से बस यही चल रहा था कि आखिर उस आदमी ने उसके ऊपर हमला क्यों किया, क्योंकि वो उस आदमी को नहीं जानती और वो आदमी एडा को नहीं जानता। तो इन दोनों के बीच में आखिर ऐसी क्या दुश्मनी जो उसके ऊपर वो जानलेवा हमला करने के लिए भी तैयार था। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर रहते हुए एडा ने अपने बॉयफ्रेंड को भी कॉल करके इसी कैबिन में बुला लिया था और तकरीबन 5 दिनों तक एडा और उसका बॉयफ्रेंड इसी कैबिन के अंदर रहे। बट अब एडा के बॉयफ्रेंड की नौकरी थी, उसको अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए उसको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। सो वो एडा को गुड बाय करके तकरीबन 2 दिनों पहले ही यहाँ से निकल चुका था। अब एडा अकेली अपने इस डॉग के साथ, और 17 अक्टूबर की रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास उसने अपने डॉग को वॉक करवाने की सोची। सो अपने वो कैबिन से बाहर निकली, उसने अपनी जेब में रखी हुई सिगरेट की डब्बी निकाली, लाइटर निकाला, अपने मुंह में सिगरेट लगाकर जलाकर अपने डॉग को उस कैबिन से दूर लेकर गई। एडा ने अपनी जेब में पिस्टल भी चेक करी कि वो अपने साथ पिस्टल लेकर आई है नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा इस कैबिन के अंदर रहते हुए अपने साथ अपनी पिस्टल रखती, क्योंकि आसपास बहुत सारे जंगली जानवर मौजूद हैं, कभी भी कोई उसके साथ दिक्कत कर सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा पिस्टल अपने साथ रखती। सो उस रात भी उसने अपने निकलने से पहले अपनी जेब में पिस्टल चेक करी थी और वो उसकी जेब में ही मौजूद थी। सो अभी तक एडा और उसके डॉग को वॉक करते हुए तकरीबन 20 मिनटों का टाइम बीत चुका था। इस कैबिन तक आने वाले सभी कच्चे रॉड्स वो बहुत ज्यादा अजीब अजीब शेप में, जिगजैग की शेप में वो सभी रॉड्स जंगल के अंदर बनाए गए थे और इन रॉड्स के बारे में एडा को बहुत बहुत अच्छे से पता। सो जल्दी एडा ने नोटिस किया कि उसका डॉग एक पेड़ के साथ खड़ा होकर खुद को हल्का कर रहा है और तभी सुट्टा फूकते फूकते एडा का ध्यान अपने डॉग के ऊपर गया। उसका डॉग, उसके अब कान खड़े हो चुके थे और कोई चीज थी जो उसके डॉग को सामने जंगल के अंदर दिख रही थी और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। अब जैसे ये चीज एडा ने नोटिस करी, एडा ने तुरंत अपनी जेब के अंदर रखी हुई अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च का बटन ऑन करके जिस डायरेक्शन में उसका डॉग देख रहा था उस डायरेक्शन में अपनी टॉर्च करके वो सामने देखने लगी और इमीडिएटली उसको वो चीज वहां पर मिल चुकी थी, जिसकी वजह से उसका डॉग एकदम से अजीब सी हरकतें कर रहा था, वो ग्राउलिंग कर रहा था, उसके कान पूरे खड़े हो चुके थे। ऐसे वो बहुत ज्यादा शॉकिंग स्टेट के अंदर आ चुका था। असल में जैसे ही एडा ने टॉर्च जलाकर सामने की तरफ देखा तो उसको वहां पर 2 बड़ी बड़ी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। इन चमकती हुई आंखों को देखकर एडा समझ चुकी थी कि उसका सामना किसी और चीज से नहीं बल्कि पहाड़ी शेर के साथ हो रहा है और वो तकरीबन उसे 80 से 90 फुट दूर, और वो भी उसको ऐसे ही घूर रहा है। अब ऑब्वियसली एडा को बहुत बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसने अपनी तुरंत जो सुट्टा उसके हाथ में था उसको फेंका साइड में, अपने दूसरे हाथ को अपनी दूसरी जेब के अंदर लेकर गई। वहां से उसने अपनी पिस्टल निकाली, क्योंकि अब उसको ऑब्वियसली अपनी सुरक्षा करनी थी। अंदर से उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पिस्टल को सामने की तरफ एम कर पाती, इतने में ही सामने मौजूद वो दोनों आंखें वो वापस घूमी और वहां जंगल के अंदर गायब हो चुकी थी। एडा ने 3 से 4 मिनट रुककर अपनी टॉर्च उसी डायरेक्शन में जलाकर ये चीज कंफर्म करी कि वो शेर वहां से जा चुका है। अब उसको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो अब उसको जल्दी से जल्दी वापस अपने कैबिन में जाना चाहिए। उसने तुरंत अपने डॉग की जो वो रस्सी थी
उसको अपनी तरफ खींचा और अपने डॉग को अपने साथ वापस कैबिन में चलने के लिए कहा। जल्दी ये दोनों यानी कि एडा और उसका डॉग अपने इस कैबिन में पहुंच चुके थे। अंदर पहुंचकर सबसे पहले एडा ने अपने मेन गेट को अंदर से लॉक किया क्योंकि उसको डर लग रहा था कि वो शेर कहीं उसका पीछा करते करते उसकी खुशबू यहाँ तक लेते लेते यहाँ पहुंच ना जाए। उसने तुरंत अपने उस कैबिन को लॉक किया, अंदर से सारी लाइट्स ऑन करी। अब फाइनली उसको थोड़ी सी चैन की सांस मिली। एडा ने तुरंत अपना फोन बाहर निकाला, अपने बॉयफ्रेंड को अभी अभी हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताया, प्रॉपर डिटेल में बताया कि कैसे वो अपने डॉग को अभी बाहर घुमाने के लिए लेकर गई थी, बट सामने उसको टॉर्च चलाते ही एक पहाड़ी शेर दिखा और उसे वो बहुत ज्यादा डर गई। ये दोनों वापस कैबिन में पहुंच गए। फाइनली अब वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड है। बट एडा ने अभी वो सारे मैसेजेस अपने बॉयफ्रेंड को भेजे ही थे और तभी उसको कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी जो कि उसके कैबिन के बाहर से ही बहुत पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कैबिन के बाहर घूम रहा हो और उसके कैबिन के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। अब जैसे ये चीज एडा ने नोटिस करी, उसने तुरंत खिड़कियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। जितनी भी खिड़कियां इस कैबिन के अंदर थी उन खिड़कियों के अंदर नोटिस करना शुरू कर दिया कि क्या पता उसको वो चीज बाहर दिख जाए जो भी है, या यहाँ पर जो आवाज कर रही है जो उसके कैबिन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बट एडा को उन खिड़कियों के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एडा ने इस आवाज को इग्नोर करने की भी कोशिश करी। वो भागकर सीधा अपने किचन में गई, वहां अपने लिए कुछ खाने पीने का बनाने लगी, बट वो आवाज बार बार आई जा रही थी। उसने घूमकर दोबारा से लिविंग रूम में जो बनी हुई थी खिड़कियां, उन खिड़कियों की तरफ देखना शुरू किया कि क्या पता उसको वो चीज दिख जाए जो ये आसपास आवाज कर रही है। एडा ने सबसे पहले किचन में बनी हुई खिड़कियों से ऐसे बाहर की तरफ झांकना शुरू कर दिया, यहाँ कंफर्म करने के लिए कि बाहर कुछ है या नहीं, लेकिन उसको बाहर कुछ भी नहीं दिखा। वो लिविंग हॉल वाली खिड़कियों पर भाग के गई, वहां से उसने ऐसे झांक के देखने की कोशिश करी, लेकिन बाहर उसको तब भी कुछ नहीं दिखाई दिया। एडा के माइंड में सीधे तौर पर उस टाइम पर यही चल रहा था कि कहीं वो पहाड़ी शेर उसका पीछा करते करते यहाँ तक ना आ गया हो। लेकिन उसको ये भी पता था कि ये पहाड़ी शेर कभी भी इंसानों के ऊपर सामने से हमला नहीं करते, ना ही वो उनका इस तरीके से पीछा करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो ऐसे किसी कैबिन का चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं लगाते, क्योंकि आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया जिसमें पहाड़ी शेर ने किसी इंसान का पीछा किया हो, उसके कैबिन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। सारी खिड़कियों पर झांक झांक कर देखने के बाद फाइनली एडा थोड़ी रिलैक्स हुई। उसको लग रहा था कि उसका वहम है, शायद हो सकता है कि सिगरेट का नशा उसके दिमाग में हिट कर गया हो और उसकी वजह से उसको ऐसे हेलुसिनेशंस हो रहे हो कि आसपास कोई है चीज जो उसका पीछा कर रही है या फिर इसके आसपास घूम रही है। उसने इस चीज को इग्नोर किया। वो जस्ट लिविंग हॉल में जाकर उसने अपना टीवी ऑन किया और सामने सोफे के ऊपर बैठ चुकी थी। बट तकरीबन आधे घंटे तक टीवी देखने के बाद दोबारा से एडा को वही आवाजें सुनाई देने लगी। अब ना सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी बल्कि कोई चीज थी जो खिड़कियों के पीछे उसकी परछाई थी और वो हिलती डुलती दिखाई दे रही थी। एडा तुरंत वहां से खड़ी हुई और सीधा उसी खिड़की के पास गई जहां उसने अभी अभी वो परछाई देखी थी। एडा ने वही दोबारा से खिड़की के अंदर झांकना शुरू कर दिया और अब की बार क्लियरली उसको कुछ दिख रहा था। और दिक्कत यहाँ ये थी कि ये कोई पहाड़ी शेर नहीं था बल्कि कोई इंसान था और उसकी आंखें क्लियर कट सामने चमकती हुई दिखाई दे रही थी और वो इधर उधर मूव भी कर रही थी। एडा बहुत ज्यादा डर गई। एडा तुरंत भागकर अपने सोफे के पीछे जाकर छुप गई। उसने अपनी जेब में से अपनी पिस्टल भी बाहर निकाल ली। एडा के माइंड में इस टाइम पर बस यही चल रहा था कि वो जो भी चीज है सामने उसने बस उसको ना देखा हो। एडा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे पास बंदूक है, तुम अंदर आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, जो भी हो तुम यहाँ से दूर भाग जाओ, मेरे आसपास मत भटको, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ऐसा ऐसा वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने तुरंत चुपके से अपना फोन जो कि सोफे के ऊपर पड़ा हुआ था वहां से अपना फोन उठाया और अपने बॉयफ्रेंड को बहुत जल्दी जल्दी टेक्स्ट मैसेज करने शुरू कर दिए। अपनी सारी सिचुएशन वो बता रही थी कि कैसे कोई इंट्रूडर है जो उसके कैबिन के आसपास घूम रहा है। तभी वो जो पैरों के चलने की आवाज थी अब उसके कैबिन के चारों तरफ से आने की बजाय बल्कि उसके मेन गेट के पास वो खटपट खटपट कर रहे थे। क्लियर कट ये साफ था कि कोई है जो उसके कैबिन के मेन गेट के बाहर खड़ा हुआ है, उसकी वेट कर रहा है अंदर आने के लिए। ऑब्वियसली एडा बहुत ज्यादा डर गई। उसने तुरंत अपने फोन के डायल पैड में 911 लिखा। वो अभी हेल्प के लिए कॉल करने ही वाली थी लेकिन वो खुद को उसने रोका। उसको लग रहा था कि शायद वो ओवर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि हो सकता है उसके माइंड में जस्ट डर बैठा हुआ हो या फिर वो हेलुसिनेट कर रही हो, ये चीज उसके साथ रियल में हो रही है। इस बात को एडमिट करना एडा के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था। एडा ने अपने फोन से तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करी। अब रात के 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। ऑब्वियसली उसका बॉयफ्रेंड वो सो रहा होगा इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद तुरंत एडा ने अपने दूसरे किसी दोस्त को फोन किया। अब इस दूसरे दोस्त ने एडा का फोन उठा लिया। जैसे ही उसने फोन उठाया एडा ने बहुत धीमे सी आवाज में सब कुछ बताना शुरू किया कि वो कैसे एक बहुत ही अजीब चीज से सफर कर रही है। कोई है उसके कैबिन के बाहर जो चक्कर लगा रहा है, उसको आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल अकेली है, उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एडा की सारी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त ने भी एडा को कन्विंस किया कि तुम्हें जल्दी से जल्दी पुलिस वालों को फोन करना चाहिए, वो तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करेंगे।
अगर तुम नहीं कर रही फ़ोन तो एक काम करो, तुम तुम्हारे कैबिन का एड्रेस मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तरफ से उनको फ़ोन कर देता हूँ पुलिस वालों को और वो तुम्हारे पास आ जाएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुरंत एडा ने अपने कैबिन का एड्रेस उस दोस्त को तो दे दिया, लेकिन ये भी कहा कि अभी मत करना फ़ोन पुलिस वालों को, पहले मैं श्योर हो जाऊं कि यहाँ कुछ चीज़ है एक्चुअल में जो मुझे परेशान कर रही है, वरना ऐसे ही पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे, मैं मुझसे पूछताछ करेंगे, मेरी रात खराब हो जाएगी, मुझे बहुत नींद भी आ रही है, फालतू में दिक्कत पड़ जाएगी। अपने दोस्त के साथ कॉल पर रहते हुए ही दोबारा से एडा किचन वाली खिड़की के ऊपर गई। वहां पर उसने ऊपर से झांकने की कोशिश करी क्योंकि उसको सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी टॉर्च भी जलाकर देखी खिड़की के शीशे से, बट सामने उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसको लगा कि हो सकता है जो भी ये चीज़ है वो नीचे बैठी हुई हो और इसीलिए उसको सामने ना दिख रही हो। उसने ऊपर से झांकने की कोशिश करी लेकिन नीचे कुछ भी मौजूद नहीं। उस घर की सारी खिड़कियों के ऊपर जा जाकर उसने नीचे झांकने की कोशिश करी लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। उसने अपने दोस्त को थैंक्स बोला, उसको अच्छा फील करवाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, और इससे पहले कि वो फोन कट कर पाती, एडा ने किचन के अंदर खड़े होकर ही सामने दोबारा से लिविंग हॉल वाली उस खिड़की की तरफ देखा जिसको वो अभी अभी चेक करके आई थी और वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था। तभी उसका ध्यान दोबारा से उसी खिड़की के ऊपर गया और अब की बार सामने कोई था जो उस खिड़की के ऊपर खड़ा था और डायरेक्टली एडा की तरफ उसकी नजरें थी। वो एडा को घूर रहा था। कोई चीज थी जो एडा के ऊपर नजर बनाकर रखी हुई थी। एडा ने तुरंत अपने फ्रेंड का फोन काटकर अपनी जेब में रखा, दूसरी जेब से अपनी बंदूक निकाली और सीधा उसी खिड़की की तरफ एम करके उसने फायर करने शुरू कर दिए। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि जो चीज उस खिड़की के ऊपर उस टाइम पर खड़ी थी, जो इंसान खड़ा था, उस व्यक्ति ने भी अपनी बंदूक निकाली और सामने से एडा की तरफ एम करके एडा के ऊपर फायर करने शुरू कर दिए। एडा अपनी जान किसी तरीके से बचाते हुए सीधा सोफे के पीछे जाकर छुप गई और ऊपर की तरफ हाथ करके दोबारा से उसी खिड़की के ऊपर उसने फायर करने शुरू कर दिए। यहां एडा को क्लियर कट लग रहा था कि उसकी गोलियां सीधा निशाने पर जाकर लगी हैं। उसकी खिड़की का ग्लास टूट चुका है और ये जो बाहर व्यक्ति खड़ा था जिसने उसके ऊपर अभी अभी गोलियां चलाई और उसने भी चलाई, हो ना हो उसकी गोलियां जाकर सीधा उस आदमी के सिर पर लगी हैं। अपनी बंदूक की पूरी मैगजीन खिड़की के ऊपर खाली करने के बाद उसने दोबारा से अपना फोन उठाया, अपने उसी दोस्त को कॉल लगाया और सारा कुछ बताने लगी कि सामने कोई आदमी है जो मेरे ऊपर गोलियां चला रहा है, मैंने भी अपनी गोलियां चलाई हैं और हो ना हो उसके सिर में जाकर गोलियां लगी हैं। अब जैसे ये बात उसके दोस्त ने सुनी, उसका दोस्त बोलने लग गया कि तुम बिल्कुल शांत रहो, हिलने की भी कोशिश मत करना, मैं अभी पुलिस वालों को फोन कर रहा हूँ, मदद तुम्हारे पास अभी पहुंच जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये बातें एडा और उसके दोस्त के बीच में हो ही रही थी। तभी एडा ने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया क्योंकि उसको ऊपर छत से जो सेकंड फ्लोर था इस कैबिन का, उस फ्लोर से थंपिंग साउंड्स आ रही थी। मतलब कोई था जो ऊपर उसके कैबिन के अंदर घुस चुका है और अंदर चक्कर लगा रहा है। एडा बहुत बहुत ज्यादा डर गई। एडा के पास अब ये मौका था। उसके माइंड में बात आ चुकी थी कि उसने जिसको गोली मारी है वो आदमी किसी तरीके से बच गया है और वो बचकर सीधा उसके कैबिन में ऊपर वाले फ्लोर के अंदर चला गया है। मतलब अब ये साफ था कि वहां जंगल बाहर वो क्लियर है, उसको यहां से भाग जाना चाहिए। ये जो भी आदमी है ये कैबिन में ऊपर वाले फ्लोर पर है। उसने तुरंत अपने डॉग की जो रस्सी साइड में बांधी हुई थी उस रस्सी को खोला, डॉग को अपने साथ लिया और यहां से भागने की कोशिश करने लगी। वो अपने कैबिन का मेन दरवाजा खोलने ही वाली थी लेकिन तभी उसके माइंड में वही सब आ चुका था जो अटैक उसके साथ पहले हुआ था कुछ महीनों पहले। उसने उसको इतना ज्यादा पैरानॉइड कर दिया था कि उसके माइंड में वही सब कुछ चल रहा था कि मतलब हर व्यक्ति उसके ऊपर हमला करना चाह रहा है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश करी और ये बात उसके माइंड में आई कि ये कैबिन उसका है, वो यहां से क्यों डर कर भागे, जो भी व्यक्ति है ऊपर उसको यहां से भागना चाहिए, इतनी रात में वो क्यों मेरे कैबिन के अंदर घुसा है। सो उसने अपने दोबारा से डॉग को खींचा। अब ये डॉग और एडा ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को एक एक करके ऊपर चढ़ रहे थे। एडा ने अपनी गन, जो कि ऑब्वियसली पूरी खाली थी उस टाइम पर, उसने अपनी गन आगे की तरफ रखी सिर्फ डराने के लिए, ताकि जो भी व्यक्ति होगा अगर वो सामने आया तो वो एक बार उसको गन से डरा सके। इसके तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस वालों की गाड़ियां चाँव चाँव करते हुए इस कैबिन के ऊपर पहुंच चुकी थी क्योंकि एडा के उस दोस्त ने पुलिस वालों को वहां फोन कर दिया था और अब पुलिस वाले मौके पर आकर अपनी जांच कर रहे थे। पुलिस वालों ने सबसे पहले अपनी टॉर्च चलाकर इस कैबिन के चारों तरफ देखना शुरू किया क्योंकि उनको देखते ही लग रहा था कि यहाँ बहुत बहुत गंदी भसड़ मची हुई है क्योंकि कैबिन की सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं, उनके शीशे टूटे हुए हैं। ऑब्वियसली सभी खिड़कियों के शीशों के अंदर गोलियों के छेद बने हुए हैं। यहाँ गोलीबारी हुई है बहुत भयंकर वाली। सो पुलिस वालों ने इस कैबिन का मेन दरवाजा जो कि खुला हुआ था उस दरवाजे को खोला। सारे पुलिस वाले अंदर गए। नीचे पहले उन्होंने क्लियर किया क्योंकि नीचे कोई भी मौजूद नहीं था। जिसके बाद पुलिस वाले इस कैबिन के दूसरे फ्लोर पर सीढ़ियां चढ़कर गए लेकिन ऊपर वाले फ्लोर में भी कोई नहीं था, ना ही एडा, ना ही वो आदमी जिसको एडा ने मारा था। सबसे पहले पुलिस वालों ने एडा को ढूंढना शुरू किया क्योंकि एडा की जान बचानी यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी थी। दूसरी बात, पुलिस वालों को उस दोस्त ने यह भी बताया था कि एडा ने शायद एक आदमी को गोली मार दी है और उसकी लाश हो सकता है आसपास ही कहीं पड़ी हो। पुलिस वालों ने उस लाश को भी ढूंढना शुरू किया लेकिन आसपास कोई भी लाश मौजूद नहीं। लाश तो छोड़िए, कोई इससे मिलता जुलता भी कुछ नहीं, सिर्फ गोलियों के खोल बरामद हुए।
बहुत सारी गोलियों के खोल जो कि इस कैबिन के अंदर ही पड़े हुए थे। पुलिस वालों को इस कैबिन से एडा का डॉग तो मिला जो कि ऊपर वाले फ्लोर में बंधा हुआ था। पुलिस वालों ने इस डॉग को अपने कब्जे में लिया, लेकिन इसके अलावा पुलिस वालों को एडा की गन जो कि इसी सेकंड फ्लोर के फर्श के ऊपर पड़ी थी, दूसरा एडा के शूज जो कि इसी फर्श के ऊपर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत जल्दबाजी में अपने पैरों से निकाला गया हो। इसके अलावा जो ऊपर वाले फ्लोर की मेन बालकनी थी, उस बालकनी का दरवाजा भी खुला हुआ था और ये शूज उस बालकनी के जस्ट बाहर ही पड़े हुए थे, जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि हो ना हो एडा ने जल्दबाजी में अपने शूज निकाले, अपनी गन निकाली, अपना मोबाइल वगैरह यहीं फेंका, अपने डॉग को भी यहीं छोड़ा और वो खुद इस बालकनी से अपनी जान बचाने के लिए कूद गई। अब वो कूद कर कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। पुलिस वालों ने पूरे जंगल के इस इलाके में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सुबह होने का वो लोग वेट कर रहे थे क्योंकि रात के घने अंधेरे में किसी व्यक्ति को इस जंगली इलाके में ढूंढना सच में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम। पुलिस वालों ने सुबह आसपास के जितने भी लोकल लोग थे उनको अपने साथ वॉलंटियर किया और ये सभी लोग अब ना सिर्फ एडा को बल्कि उस लाश को भी ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर एडा ने फायरिंग की थी, लेकिन ना तो वो आदमी मिला जिसके ऊपर एडा ने गोलियां चलाई थी और ना खुद एडा मिली। ये दोनों ही यहाँ से गायब थे। पुलिस वालों ने आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में भी चेक किया क्योंकि उनको लग रहा था जिसके ऊपर एडा ने गोली चलाई है हो सकता है वो आदमी बच गया हो और अपना इलाज करवाने के लिए किसी आसपास में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हो, लेकिन आसपास के हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया जिसको गोलियां लगी हो जो बहुत बुरी तरह घायल हो। पुलिस वालों के भी माइंड में अब आने लगा था कि हो सकता है यहाँ कोई ऐसा अनजान आदमी हो ही ना, ये सारा किया धरा एडा के बॉयफ्रेंड का हो सकता है उसको कोई दुश्मनी हो एडा के साथ या फिर वो उससे कोई बदला लेना चाह रहा हो। सो पुलिस वालों ने तुरंत एडा के बॉयफ्रेंड को झप लिया, अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आए, उसके साथ इंटेरोगेशन करी, लेकिन इस इंटेरोगेशन में कुछ भी सामने नहीं आया। क्योंकि एडा के बॉयफ्रेंड के पास अपना सॉलिड एलाबाई, जिस टाइम पर एडा के साथ ये सब कुछ हो रहा था उस टाइम पर वो एडा से तकरीबन 150 मील दूर दूसरे शहर के अंदर था अपनी नौकरी पर, और अपनी नौकरी को जस्ट कंप्लीट करके वो अपने कमरे पर सोने के लिए गया था। और इस बात के बहुत सारे गवाह पुलिस वालों को मिल गए, जिसका मतलब साफ था कि एडा का बॉयफ्रेंड इस पूरे कांड के अंदर शामिल नहीं है। तब पुलिस वालों को लगने लगा कि हो सकता है एडा के बॉयफ्रेंड ने खुद ये काम ना किया हो, किसी और से काम करवाया हो एडा को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर उसको गायब करने के लिए। लेकिन पुलिस वालों ने एडा के बॉयफ्रेंड की बैंक स्टेटमेंट भी चेक करी, क्या पता उसने किसी शूटर को या फिर किलर को सुपारी दी हो, उसको पैसे ट्रांसफर किए हो, लेकिन ऐसी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं मिली पुलिस वालों को एडा के बॉयफ्रेंड के बैंक अकाउंट से। इसके अलावा पुलिस वालों ने एडा और उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप भी अंदर से देखा, लेकिन इनके बीच में कोई भी लड़ाई नहीं। एडा के जो बच्चे थे पिछली शादी से, पहले वाली शादी से, उन बच्चों से भी बात की गई। सभी एडा के बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा खुश, वो उनको अपना ही बच्चे मानता था। इसीलिए पुलिस वालों को एडा के बॉयफ्रेंड को तो क्लीन चिट देनी पड़ी। जिसके बाद एडा का वो 2 महीने पुराना केस भी खंगाला गया, जिसके अंदर एक अनजान आदमी ने एडा के ऊपर हमला किया था, जिसमें एडा की नाक टूट गई थी, उसको काफ़ी भयंकर चोटें आई थी। पुलिस वालों को लग रहा था कि हो सकता है यहाँ वही आदमी अपना काम पूरा करने के लिए एडा का पीछा कर रहा हो। बट इसके अंदर भी डीप रिसर्च करने के बाद पुलिस वालों के हाथ दोबारा से खाली, क्योंकि उनको वो अज्ञात आदमी पता ही नहीं कौन था जिसने एडा के ऊपर पहले हमला किया था, या फिर वो एडा का पीछा करते हुए अब दोबारा से एडा की जान लेने के लिए आया था। पुलिस वालों के पास कुछ भी नहीं था। आने वाले कुछ दिनों में ये केस सुलझने की बजाय और ज़रा उलझता गया, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और वो थी गोलियां। जी हाँ, जितनी भी गोलियां इस पूरे कैबिन के अंदर चली हुई थी, पुलिस वालों ने एक एक गोली जो कि दीवारों के अंदर लकड़ी में फंसी हुई थी या फिर बाहर जंगल में मिली, उन सभी गोलियों को इकट्ठा किया। इसके अलावा जो शेल्स पड़े हुए थे इस कैबिन के अंदर, उन शेल्स को इकट्ठा किया, और ये परफेक्ट मैच था। मतलब सिर्फ एक ही गन से गोलियां चलाई गई थी, दूसरी गन से गोलियां चली ही नहीं। या फिर अगर एडा के अटैकर ने उस रात एडा के ऊपर गोलियां चलाई हैं, तो उस अटैकर के पास भी वही सेम गन होगी जो कि एडा के पास थी। अब काफी लंबा टाइम बीतने के बाद भी ना ही वो अटैकर मिला जो एडा के ऊपर हमला करने आया था, और ना ही एडा खुद मिली, जिसके बाद लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ना तो ये एडा के बॉयफ्रेंड का काम है, ना ही ये किसी अटैकर का काम है, बल्कि ये खुद सारा कुछ किया धरा एडा का खुद का है। और ऐसा वो इसलिए कर रही है ताकि वो दुनिया की नजरों से गायब हो सके। सभी उसको या तो लापता मान ले या फिर मरा हुआ मान ले, कुछ भी मान ले, बस वो दुनिया की नजरों से गायब हो जाए। ऐसा उसका करने के पीछे क्या कारण है, ये लोग अभी सोच रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने हैं जिन्होंने क्लेम किया कि हो सकता है इस जंगल के अंदर रहते हुए उस रात एलियंस का कोई यूएफओ वगैरह यहाँ पर आया होगा, और वही अननोन क्रिएचर्स एडा के इस कैबिन के बाहर चक्कर लगा रहे होंगे, और उन्होंने ही एडा को किडनैप कर लिया और अपने साथ ले गए। खैर, और दिन बीतने के साथ साथ ये केस बिल्कुल ठंडा पड़ता रहा। एडा के परिवार वालों ने भी एडा के गुमशुदगी के बहुत सारे पोस्टर्स, पैम्पलेट्स वगैरह आसपास के इलाके में और उस जंगली इलाके में भी लगाए, ताकि वो लोगों से मदद मांग रहे थे कि किसी को भी अगर एडा के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ आकर सामने आए और हमें उसके बारे में बताएं।
2 महीने का टाइम बीत चुका था। 21 दिसंबर 2019 का दिन आ चुका था। 21 दिसंबर के दिन एडा की फैमिली ने अपने इस कैबिन में जाने का फैसला किया, क्योंकि उनका प्लान था कि वो कुछ दिन इस कैबिन के अंदर बिताएंगे। सो पूरी फैमिली दोपहर के टाइम पर ही अपने इस कैबिन के अंदर पहुंची। सारा सामान इन्होंने अपना सेटअप किया, लेकिन इस कैबिन के पास इनका एक खुद का पर्सनल पॉन्ड भी था। तालाब एक छोटा सा इन लोगों ने बना रखा था उसके अंदर गड्ढा खोदकर, बट बहुत लंबे टाइम से इन लोगों ने उसका पानी नहीं बदला, इसलिए उस पानी के अंदर बहुत सारे कीड़े भी हो चुके थे। वो पानी बहुत गंदी बदबू मार रहा था। सो इस फैमिली ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले नोटिस किया कि वहां से बहुत गंदी बदबू आ रही है। सो क्यों ना आज की रात हम सब लोग मिलकर इस तालाब में से सारा पानी खाली कर दें और इसके अंदर एक नया फ्रेश पानी भरें। सो पूरा परिवार अपने अपनी बाल्टियां ले लेकर उस पॉन्ड के अंदर उतरा। एक एक बाल्टी से सारा पानी निकाल कर बाहर उन्होंने फैला दिया। बट तभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बाल्टियां छोड़ दी, क्योंकि अभी अभी जो उनके सामने चीज़ दिख रही थी उनको, इसके ऊपर विश्वास करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब आप बस इमेजिन करके देखिएगा, ये जो तालाब था इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 फीट पानी ही भरा हुआ था। मतलब 1.5 से 2 फीट कितना ही होगा, हमारे घुटनों तक का, एक आम आदमी के घुटनों तक का पानी यहाँ पर भरा हुआ था। लेकिन जैसे इन लोगों ने वो सारा पानी खाली किया बाल्टी से, तभी उनको इस तालाब के अंदर इसके तल पर एडा की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। वो उल्टे मुंह इस तालाब के अंदर पड़ी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था? तुरंत परिवार वालों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस वालों की गाड़ियां एक बार फिर से चाव चाव करते हुए इस कैबिन पर पहुंच चुकी थी, और इस कैबिन से तकरीबन 300 मीटर दूर वो तालाब, इस तालाब को अब एक क्राइम सीन बना दिया गया। पुलिस वालों ने सबसे पहले इस लाश की जांच करी, एडा की लाश को बाहर निकाला। अब सबको देखकर यही लग रहा था, पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कि उस रात हो सकता है उस अटैकर ने, जब एडा नीचे कूदी होगी ऊपर बालकनी से और वो कूदकर भागने लगी होगी, उस अटैकर ने एडा का पीछा किया होगा और पीछे से उसको गोली मार दी, और गोली मारकर उसकी जान लेकर एडा की लाश को इस तालाब के अंदर ठिकाने में लगा दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि जब पुलिस वालों ने एडा की लाश को जांचा तो उसके ऊपर किसी गोली लगने का निशान तो छोड़िए, एक खरोच का भी निशान नहीं था। इंटैक्ट बॉडी एकदम एडा की, उसके ऊपर कोई चोट का निशान नहीं, कोई गोली का निशान नहीं, कोई भी ऐसा फिजिकल हार्म नहीं जिससे देखकर लग रहा हो कि एडा की उस टाइम पर किसी के साथ लड़ाई हुई हो, कोई तो चोट लगी हो, कोई तो निशान हो। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी लोगों के माइंड में अब यही था कि आखिर एडा के साथ क्या हुआ, क्योंकि जो वो सोच रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर एडा की मौत कैसे हुई? कौन था वो जो एडा का पीछा कर रहा था? तो इस पूरे मिस्ट्री को समझने के लिए हमें तकरीबन 4 महीने पहले जाना पड़ेगा, जिस टाइम पर एडा का वो अटैक हुआ था। एक अननोन आदमी एडा के पास आकर उसके ऊपर अटैक करके गया था, उसकी नाक टूट गई थी और भी काफ़ी जगह उसको चोटें आई थी। उस दिन के बाद से, उस अटैक के बाद से एडा बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। वो बहुत गंदे डिप्रेशन में जा चुकी थी, वो बहुत गंदी एंजाइटी का शिकार हो चुकी थी। अब आप मुझे बताइए, जो आदमी ज़िंदगी से परेशान हो, उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ फ्यूचर ना दिख रहा हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो वो आखिर किस चीज का सहारा लेगा? जी हाँ, लोग इजी वे को चूज करते हैं, माल वगैरह पीने लग जाते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ एडा भी करने लगी थी। एडा ने भी उस अटैक के बाद से हर तरीके के नशे पत्ते फूकने शुरू कर दिए। सस्ता माल, महंगा माल, सारे टाइप के नशे वो फूकने लगी। और एग्जैक्टली जिस रात वो यहाँ कैबिन में रुकने के लिए आई थी और रात के 1:30 बज चुके थे, लेकिन उसे अभी भी नींद नहीं आई। असल में नींद आने के लिए उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स भी खाई, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आई। उसने वैलियम का भी नशा किया। वैलियम का भी नशा किया, लेकिन इस वैलियम का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद भी एडा को नींद नहीं आई। 1:30 बजे के आसपास फाइनली उसने सोचा कि क्यों ना वो बाहर अपने डॉग को वॉक पर ले जाए। बाहर 1-2 सुट्टे भी फूंक आएगी, डॉग को भी वॉक करवा लेगी, और हो सकता है बाहर की फ्रेश हवा लगने से उसका माइंड थोड़ा रीसेट हो जाए, वो जितना भी एंजाइटी फील कर रही है वो थोड़ा कम हो जाए, और जब वो वापस आएगी कैबिन पर तो उसको नींद भी आ जाएगी। जैसे ही एडा अपने डॉग को लेकर रात को 1:30 बजे के आसपास उस कैबिन से बाहर निकली, अपने जेब से उसने डब्बी निकाली सिगरेट की। असल में उसने अपनी जेब से सिगरेट नहीं निकाली थी, बल्कि उस टाइम पर वो अपने डॉग के साथ उस जंगल के बीच में रात को 1:30 बजे खड़े होकर मैथमोफेटिन का नशा कर रही थी, जिसे हम मैथ भी बोलते हैं। और जिन लोगों ने इसके बारे में सिर्फ सुना है, करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों ने मैथमोफेटिन के बारे में सुना है उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैथमोफेटिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो कोई व्यक्ति इसको लेता है तो वो एक टाइम के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगा। ऐसा लगेगा जैसे वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। बट जैसे जैसे उसका नशा ढीला होता जाएगा, वैसे वैसे वो सारे उसको जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो वापस आते जाएंगे। अब वैसे तो इसको लेने के बाद आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगा, लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये है कि ये इंसान को एक बहुत ही गंदे बैड ट्रिप के अंदर ले जाती है। मतलब कि बीटी लग जाती है इंसान को, और इंसान बहुत अजीब अजीब से ख्याल उसके माइंड में आने लग जाएंगे। बहुत ही अजीब सी पैरानॉइड स्टेट के अंदर उस व्यक्ति का दिमाग चला जाएगा। रात के 1:30 बजे के आसपास जिस टाइम पर एडा मैथमोफेटिन का नशा कर रही थी, उस टाइम पर उसका डॉग साइड में ही एक पेड़ के साथ खड़े होकर अपनी टांग ऊपर करके हल्का हो रहा था। उस टाइम पर उसके डॉग को सामने कुछ दिखा, और जब एडा ने अपनी टॉर्च निकाली और सामने की तरफ देखा तो उसको वहां पर पहाड़ी शेर दिखाई दिया, उसकी आंखें दिखाई दी।
अब ये मोमेंट था जिस टाइम पर वो जो मैथमोफेटीन थी उसके माइंड में उसका पहले ही नशा हो रखा था और सामने उसने शेर देखा, उसकी आंखें देखी, तो उसका जो डर था वो माइंड के अंदर बैठ गया। बट वो शेर तो वहां से मुड़कर चला गया, लेकिन जो डर था वो अभी भी एडा के दिमाग के अंदर ही था। खैर, एडा वहां से बचते बचाते जैसे तैसे अपने कैबिन में वापस गई। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि जब वो अंदर गई अपने कैबिन में, उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद किया, उसके बाद वो जो पैरानॉइड स्टेट थी वो अभी भी कायम थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ है जो उसका पीछा कर रही है, वो शेर ही क्यों ना हो, वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। और इससे और ज़्यादा डर लग रहा था एडा को। उसने पूरे कैबिन की खिड़कियों के अंदर झांकना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसको वहाँ पर सामने कोई खड़ा हुआ दिख भी रहा था जिसके हाथ में गन थी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कि जिसको वो देख रही है सामने खिड़की के अंदर, वो उसकी खुद की ही शीशे के अंदर रिफ्लेक्शन है। अब आप बस सोचकर देखिए मैथमोफेटीन का नशा किस तरीके से एडा के दिमाग पर हिट किया हुआ था कि एडा अपनी रिफ्लेक्शन को ही नहीं पहचान पाई, अपनी ही शक्ल को शीशे में नहीं पहचान पा रही। उससे डरकर, अपनी ही रिफ्लेक्शन से डरकर उसने अपनी बंदूक निकाली और सामने की तरफ इधर उधर पूरे कैबिन के अंदर फायरिंग कर दी, क्योंकि वो जिस भी खिड़की के अंदर देखती उसके अंदर लगा हुआ शीशा सीधा एडा की ही रिफ्लेक्शन दिखाता। और एडा को यहाँ लग रहा था कि कोई चीज है जो उसका पीछा कर रही है, कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर आ रखा है उसको मारने के लिए, और उसके पास गन भी है, क्योंकि यहाँ एडा ने खुद गन निकाल रखी थी। और दिक्कत यहाँ ये थी कि जिस टाइम पर एडा ने फायर किए उस टाइम पर वो सारी गोलियां जाकर उसकी रिफ्लेक्शन को लगी शीशे के अंदर, और यहाँ एडा को लग रहा था कि उसने किसी का मर्डर कर दिया। और रही बात उन आवाजों की जो एडा को सुनाई दे रही थी, वो अजीब सी चलने की आवाज, वो बस नेचुरल साउंड थी। आसपास हो सकता है कोई जानवर हो, जंगली इलाका है, वहां जानवर रहते हैं, हो सकता है कोई जानवर आसपास से क्रॉस कर रहा हो, और उसी के फुटस्टेप्स को एडा के माइंड ने रजिस्टर नहीं किया। एडा के माइंड को यही लग रहा था कि कोई चीज है जो उसका पीछा करते हुए उसके कैबिन तक आ गई और वो उसकी जान लेना चाह रही है। अपने एंड में एडा खुद को बचाने के लिए और उस व्यक्ति से कन्फ्रंट करने के लिए, जो कि उसको लग रहा था कि अब ऊपर से जो फुटस्टेप्स की आवाज आ रही है, एडा को लग रहा था कि जो भी इंट्रूडर है उसके कैबिन में दूसरे फ्लोर पर आ चुका है, उसके साथ फेस टू फेस होने के लिए एडा जैसे ही भागती हुई ऊपर की तरफ गई, अपनी गन आगे लेकर, उस गन के अंदर गोलियां नहीं थी। ऊपर जाने के बाद उसको वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं उसके अलावा और उसके डॉग के अलावा। बट इतनी ज्यादा पैरानॉइड स्टेट, इतनी ज्यादा वो नशे के अंदर थी कि उसने बालकनी का दरवाजा खोला, अपना फोन वहीं रखा, अपनी गन वहीं छोड़ी, अपने जूते निकाले, अपने डॉग को भी वहीं छोड़ा, और जस्ट एडा नीचे जाने के लिए बालकनी से कूद गई। अब बजाय वो वापस अंदर आने के अपने कैबिन में, क्योंकि उसको डर लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर जो जंगल है वो क्लियर है, जो भी व्यक्ति है जो उसकी जान लेने के लिए आया हुआ है वो इस घर के अंदर ही है, और अपने आप को बचाने के लिए उसको इस जंगल के अंदर भागना पड़ेगा। और यहाँ से भागते भागते एडा सीधा उस तालाब में गई और तालाब के अंदर सीधा वो जाकर गिर गई। अब आप सोच कर देखिए, हालात कुछ ऐसे थे एडा के साथ, इतनी ज्यादा भयंकर नशा, वो इतनी भंड हो रखी थी कि उसको पता ही नहीं कि वो इस तालाब के अंदर गिर चुकी है। और इससे पहले कि वो डूब कर मर जाए, सिर्फ 2 फीट पानी, बच्चा भी इसमें आराम से सर्वाइव कर सकता है। ये तो 44 साल की पूरी महिला थी, लेकिन उसको कोई आइडिया ही नहीं, वो जस्ट पानी के अंदर गिरी और वहीं पर बेहोश हो चुकी थी उसी नशे की हालत में। ठंड के वो दिन चल रहे थे, पानी उस टाइम पर उस तालाब का बहुत ज़्यादा ठंडा, और ऑब्वियसली जिस टाइम पर एडा उसके अंदर गिरी होगी, एडा को बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया भी हो गया होगा, और दूसरा उसके शरीर के अंदर जो भयंकर नशे थे उन्होंने आग के अंदर घी डालने का काम किया। और यहाँ एडा खुद से बचते बचाते, सोच कर देखिए आप, ऐसा भी वो क्या नशा कि खुद को ही इतना पागल कर दे कि वो खुद को ही ना पहचान पाए। खुद से बचते बचाते वो यहाँ से भागी, जाके उस तालाब के अंदर गिरी, और उसके अंदर गिरने से मौत हो गई, डूबने से। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने स्टोरी की एंडिंग को गेस किया था? मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं किया होगा, क्योंकि सच में जब मैं इसके बारे में लिख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। बट जब डॉक्टर्स ने एडा की ऑटोप्सी करी तो उसके शरीर के अंदर बहुत भयंकर लेवल्स थे ड्रग्स के, जिसको देखकर हर कोई समझ सकता है कि एडा के साथ क्या हुआ होगा। दूसरी बात, जब उसके बॉयफ्रेंड ने वो मैसेजेस दिखाए जिसमें वो बहुत ही डरी हुई थी, उसने अपने बॉयफ्रेंड को वो टेक्स्ट मैसेज कर रखे थे। दूसरा, उसका वो दोस्त जिससे वो बात कर रही थी कॉल पे, उसके जब बयान लिए गए तो सब ने मिलाकर ये थ्योरी बनाई कि ऐसा कुछ हुआ होगा एडा के साथ जिससे उसकी जान गई। खैर, आप मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में क्या कहना है। नीचे कमेंट्स में बाऊजी बनकर आप अपनी राय फटाफट से लिख दें।